आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के अंदर सिविक्स में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ये जो चैप्टर का हेडिंग है ना, मतलब जो चैप्टर का नाम है, ये अपने आप में एक सवाल भी बन चुका है। चैप्टर का आपका नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, यानी कि हम लोगों को पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बता देना चाहेंगे कि पार्लियामेंट होता क्या है। देखिए, हमारे इंडिया में हमारे कंट्री इंडिया में दो पार्लियामेंट्री हाउस है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, है ना। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा ऐसे दो हाउस हमारे गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, जिसमें हमारे इंडिया में कौन सा नियम बनना है, कौन सा लॉ लागू होना है, क्या नहीं होना है कंट्री लेवल पे, ये सब वहीं पे डिसाइड होता है। मतलब ये हो गया कि हमारे इंडिया में दो ऐसे हाउस हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। दो ऐसे हाउस है जिसमें कंट्री लेवल पे क्या होना है और क्या नहीं होना है इसका डिसीजन लिया जाता है। इन्हीं दोनों हाउस को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। क्या बोल देते हैं? पार्लियामेंट बोल देते हैं। लेकिन फिर सवाल है कि क्या हम लोगों को पार्लियामेंट क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, मतलब कि क्या लोकसभा और राज्यसभा, यदि हमारे इंडिया में ऐसा दो हाउस ना रहे तो क्या इंडिया हमारा नहीं चल पाएगा? चल तो जाएगा, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। हर आदमी अपने आप को यहाँ पे फिर राजा समझेगा, है ना। हर आदमी अपने आप को बाहुबली समझेगा, जिसको चाहे जो चाहे वो मार पीट के चला जाएगा। कमज़ोर है उसको हमेशा दबाया जाएगा, जो हमेशा पावरफुल है वो हमेशा पावरफुल बना रहना चाहेगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि हमारे इंडिया में जो दो पार्लियामेंट्री हाउस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, यही हमारे पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है। यानी कि हमारे कंट्री में कौन सा नियम आना है, क्या नहीं आना है, किस चीज़ों पे पैसा खर्च होना है, किस चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं होना है, ये सारा डिसीजन हमारे पार्लियामेंट्री हाउस में ही होता है। तो अब आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर हम लोगों को पार्लियामेंट क्यों चाहिए, हम लोगों को पार्लियामेंट का ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है ताकि हमारा कंट्री सुचारू रूप से चल सके, है ना, नियम का पालन हो सके, ज़रूरत पड़ने पर नियम को बदला जा सके। और ये सब कहाँ हो सकता है? हमारे पार्लियामेंट हाउस में हो सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में ही हो सकता है। लेकिन क्या यदि ये दोनों हाउस ना रहे तो क्या लगता है आपको कि कोई भी कानून अच्छे तरीके से लागू हो पाएगा? क्या अच्छे तरीके से कोई भी कानून बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन ये दो ऐसे इंडिया के अंदर हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे हाउस हैं जिसमें कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सारे लीडर, जिसको हम लोग वोट देकर जिताते हैं, वो जाके वहाँ पे बैठते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। वो सारे पढ़े लिखे होते हैं, बहुत तो अनुभव होता है उन लोगों को। वो सारे के सारे लोग एक जगह पर बैठते हैं, कंट्री के बारे में सोचते हैं, कंट्री के लिए क्या डिसीजन लेना सही रहेगा, क्या लेना गलत रहेगा, सब कुछ वो लोग बैठ के अपना निर्णय लेते हैं। तो आप ज़रा सोचिए, इमेजिन करो कुछ देर के लिए आप लोग, हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ के बारे में आप सोचें। मतलब आप इमेजिन करो कि हमारा इंडिया का पॉपुलेशन आज लगभग 140 करोड़ के आसपास है। क्या हर आदमी को यदि डिसीजन लेने का अधिकार दे दिया जाए तो वो बोलेगा कि मेरे घर के आगे हाईवे बनाओ, कोई बोलेगा कि मेरे घर के पीछे एयरपोर्ट बनाओ, कोई बोलेगा कि मेरे घर के बगल में शॉपिंग मॉल बनाओ, कोई बोलेगा कि मेरे घर से 2 कदम आगे जैसे हम आगे बढ़ें वैसे हमको ट्रेन मिल जाए, मतलब कि रेलवे लाइन बिछाओ। मतलब कि हर आदमी अपने अपने तरीके से बोलेगा। लेकिन क्या ये संभव है? क्या लगता है आपको कि 140 करोड़ आबादी है, तो क्या 140 करोड़ का आबादी, मतलब कि 140 करोड़ यदि हमारे भारत का पॉपुलेशन है, तो क्या 140 करोड़ लोगों का बात मानना हमारे लिए संभव हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक जगह से हम लोग अपना एक लीडर चुनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो जो डिसीजन लेगा पार्लियामेंट में, ऐसा माना जाता है कि यदि वो बोल रहा है तो उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं वो बोल रहे हैं। नहीं समझे? फिर से बताते हैं। मतलब मान लीजिए कि पटना का जो हमारा एमपी होगा, यदि वो पार्लियामेंट्री हाउस में कुछ बोलेगा तो इसका मतलब है कि वो अकेला नहीं बोल रहा है, पटना के सारे लोग उसके साथ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको जिताया है, हमने भरोसा किया तभी वो जीता। तो इतने सारे लोगों को पार्लियामेंट्री हाउस में जगह नहीं मिल सकता है, 140 करोड़ लोगों को, इसलिए हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं। और जो लीडर हमारे लिए फैसला लेता है वही हमारे लिए बेस्ट होता है ना। और ये फैसला वो लोग बैठ के कहाँ पे लेते हैं? क्या सड़क पे? क्या अपने बेडरूम में? नहीं, बेसिकली पार्लियामेंट्री हाउस में, ठीक ना। और पार्लियामेंट्री हाउस में तरह तरह के लीडर हमारे होते हैं, अलग अलग प्रकार के लीडर होते हैं। पूरा 545 लीडर हमारे पास होते हैं, है ना। पार्लियामेंट्री लोकसभा का बात कर रहे हैं हम। तो ये सारे लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं। तो पार्लियामेंट का ज़रूरत हम लोगों को इसलिए है ताकि कंट्री अच्छे तरीके से चल सके, नियम कानून अच्छे तरीके से बन सके, है ना। हम लोग अपने लीडर पे भरोसा कर सके,
इसीलिए हम लोगों को पार्लियामेंट का ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं होता तो हर कोई आज राजा होता। राजा मतलब अपने आप को सब बाहुबली समझता, कोई किसी से कम अपने आप को समझता ही नहीं कभी, है ना। कोई प्रकार का कानून आपको दिखता ही नहीं हमारे सोसाइटी में। लेकिन हर चीज़ हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से चल सके इसलिए पार्लियामेंट का होना जरूरी है, ठीक ना। इस तरीके से हमने चैप्टर का हेडिंग समझा। अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहला है वाई शुड पीपल डिसाइड, यानी कि लोगों को डिसाइड क्यों करना चाहिए। डिसाइड क्यों करना चाहिए, इसका मतलब सिंपल सा है कि लोगों को वोटिंग क्यों करना चाहिए। डिसाइड करने का मतलब हो गया कि लोग अपने लीडर को क्यों चुने, वोट क्यों करना चाहिए, इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा हम आपको ना इस चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे भी लेके जाना चाहेंगे। हम नहीं बल्कि एनसीईआरटी बुक आपको लेके पीछे जाना चाहता है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री का यहाँ पे थोड़ा सा बात हुआ है। इसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया में किस तरीके से इस चीज़ को लेकर बदलाव हुआ। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। ये सबको पता है, यानी कि भारत को जो आज़ादी मिली, यानी कि भारत जो आज़ाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, आगे। But achieving independence was a long and difficult struggle in which many sections of society participated। लेकिन क्या लगता है आपको, हालांकि आज़ादी तो हम लोगों को एक दिन में मिल गया, डेट कौन सा, 15 अगस्त 1947, लेकिन क्या इस दिन जो आज़ादी हम लोगों को मिला क्या बिना कुछ किए मिल गया? नहीं, इसके पीछे हम लोगों ने लगभग 200 साल तक लड़ाई लड़ाई अंग्रेजों से। मतलब कि एक आज़ादी का जो टाइम है ना वो हमने फिक्स तो कर दिया एक दिन, लेकिन क्या उसी दिन मिला हम लोगों को आज़ादी? उस दिन बस घोषणा हो गया कि आज़ाद हैं हम लोग आज से, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, इसके पीछे जो काम चल रहा था वो 200 साल से काम चल रहा था। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि भारत को जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला, ये एक दिन का आज़ादी नहीं था, एक दिन का प्रोसेस नहीं था। इसको प्राप्त करने में लगभग 200 साल हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, तब जाकर हम लोगों को आज़ादी मिला। और इस आज़ादी में, इस लड़ाई में तरह तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्या लगता है आपको कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में केवल क्या गांधी जी का रोल था? नहीं भाई, बहुत अलग अलग लीडर के लोग और भी उसमें शामिल थे। गांधी जी तो सबसे बड़े लीडर थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आम आदमी का भी उतना ही रोल है। क्या लगता है आपको कि गांधी जी अकेले चलते तो क्या आज़ादी मिल जाता उनको? नहीं, उनका साथ किसने दिया? हम आम आदमी ने दिया। हमने उस पर भरोसा किया कि हाँ गांधी जी अच्छे लीडर हैं, हम लोगों को जो बोलेंगे हमको मानना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी हैं, तभी हम लोगों ने फॉलो किया ना। लेकिन मान लीजिए गांधी जी पढ़े लिखे नहीं होते, उतना ज़्यादा उनका फेस वैल्यू नहीं होता, तो क्या हम लोग उनको उतना वैल्यू देते? उनके जैसा तो और भी बहुत सारे लोग थे इंडिया में, लेकिन हम लोगों ने गांधी जी को अपना लीडर क्यों माना? क्योंकि उनका बोलने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, उनका आंदोलन करने का तरीका सबसे डिफरेंट था, बिल्कुल सबसे डिफरेंट था। इसीलिए हम लोगों ने उनको अपना क्या मान लिया? लीडर मान लिया। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि अच्छा एक बात और, क्या आज़ादी प्राप्त करने में हम लोगों ने केवल क्या बड़े बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने? नहीं, छोटे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। कहने का मतलब हर प्रकार के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी किया, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया गांधी जी के साथ, तब जाकर हम लोगों को आज़ादी मिला। ठीक ना, आगे। People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making। अब देखो होता क्या था ना, हमारे यहाँ पे क्या था, जब अंग्रेज हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे तो हम लोगों को ना कोई डिसीजन लेने का अधिकार ही नहीं था। मतलब कि हम लोग ये भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा ऑफिस कैसा होगा, हमारे लोग बड़े बड़े पोस्ट पे कैसे जाएंगे, ये हम लोग नहीं सोच सकते थे। सब कौन डिसाइड करता था? अंग्रेज डिसाइड करता था। मतलब किसको नौकरी देना है, किसको नौकरी से बाहर निकालना है, किसको बड़े पोस्ट पे लेके जाना है, किसको हटा देना है नौकरी से, ये सब अंग्रेज डिसाइड करता था। तो लेकिन जब गांधी जी ने कहा कि चलो हम सब मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, तो गांधी जी का साथ हर प्रकार के लोगों ने दिया और सभी लोगों के मन में 2-3 शब्द पूरी तरीके से बैठ गया था। पहला शब्द था फ्रीडम, यानी कि सबको क्या चाहिए था? आज़ादी चाहिए था। आज़ादी किससे? अंग्रेजों से। और आज़ादी किस चीज़ को लेकर? आज़ादी बोलने का आज़ादी, अपना कानून बनाने का आज़ादी, है ना, जंगलों में घुसने का आज़ादी, क्योंकि हमने आपको पहले भी पढ़ा है हिस्ट्री में कि लोग पहले जंगल में भी बिना परमिशन के नहीं जा पाते थे, अंग्रेज पकड़ते थे तो बड़ी गंदा मार मारते थे, है ना। तो ये सब क्या था? आज़ादी का ही तो था मतलब, है ना। तो लोगों को ऐसा लगा कि यार देखो, इतना ना घुट घुट के जीना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कि लोगों को शुरुआत में इतना पता नहीं चल रहा था कि अंग्रेज हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी होते जा रहे हैं, लेकिन जब उनको बताया गया कि तुम पहले ऐसे जीते थे,
अब तुम खुल के सांस भी नहीं ले पा रहे हो, तो लोगों को वाकई में लगा बात तो सही कह रहा है, देश हमारा, लोग हमारे, जमीन हमारा, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन रूल अंग्रेज क्यों करेगा। ये चीज़ किसने इंस्पायर किया लोगों को बताओ। गांधी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन सभी ने लोगों को इंस्पायर किया। तो हर प्रकार के लोगों ने आज़ादी के लिए और इक्वालिटी यानी कि बराबरी के लिए लड़ाई लड़ा। और सबसे बड़ी बात पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि कोई भी नियम यदि बनाया जाएगा तो हम इंडियंस को भी इसमें शामिल किया जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। जैसे होता क्या था ना, अंग्रेज को जो मन में आया वो कानून निकाल दिया बिना हम लोगों से पूछे, तो उसमें क्या हम लोगों का भागीदारी नहीं होना चाहिए। क्या हम लोगों से नहीं पूछना चाहिए था उनको कि भैया ये कानून निकाल रहे हैं, आप खुश हैं कि नाराज हैं, पूछना चाहिए था ना। लेकिन वो लोग पूछते नहीं थे, बिल्कुल नहीं पूछते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों ने हम लोगों को इंस्पायर किया अपने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। हम लोगों को लग गया था कि ऐसे आज़ादी मिलने वाला है नहीं, मांगते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं कभी, तो क्या करो, लड़ाई लड़ो। और हमेशा ध्यान रखिएगा, लड़ाई लड़ने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि गोली बंदूक उठा लो, नहीं। लड़ाई लड़ने का सिंपल सा मतलब है अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, स्ट्राइक करो, धरना दो, हड़ताल करो, ये सब चीज़ कहने का मतलब है, ठीक है ना। आगे, अंडर कॉलोनियल रूल। अच्छा, कॉलोनियल रूल का मतलब वही अंग्रेज का शासन का बात कर रही है, ठीक ना, मतलब जब हम लोग अंग्रेजों के अंदर थे। तो अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक। हम लोग मतलब अंग्रेजों का जब हमारे इंडिया में कंट्रोल था तो हम लोग ना मतलब घुट घुट के ज़िंदगी जीते थे। आपको मतलब बड़ा अजीब लगेगा, हालांकि हम लोगों ने कभी उसको फेस नहीं किया, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, यदि वो आज हैं तो आप उनसे पूछिए, या फिर जो चले गए उन लोगों को पता था कि अंग्रेज कितना खतरनाक तरीके से हमारे ऊपर रूल करते थे। मतलब कि आपको ना सांस भी सोच समझ के लेना पड़ता था। सोचो, इस तरीके का हमारा कंडीशन बन चुका था। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग उस समय पे एकदम डर डर के जीते थे, पहला बात। दूसरा बात, कोई भी डिसीजन जो अंग्रेज लेता था उससे हम लोग हमेशा खुश नहीं रहते थे, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए होता ही नहीं था, तो हम लोग खुश कहाँ से रहेंगे, है ना। सब भलाई अंग्रेजों के लिए होता था। बट द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन, लेकिन इन सारे समस्याओं को बदल दिया गया किसके द्वारा, फ्रीडम स्ट्रगल के द्वारा। स्ट्रगल मतलब आंदोलन, हड़ताल, ये सब चीज़ हम लोगों ने किया और ये सब चीज़ हमारा बदला और अल्टीमेटली जाके हम लोगों को आज़ादी मिला, ठीक है। आगे, द नेशनलिस्ट began to openly criticize the British government and make demands। नेशनलिस्ट का मतलब होता है क्रांतिकारी लोग, एकदम देश प्रेमी लोग। नेशनलिस्ट का मतलब देश प्रेमी लोग, एकदम क्रांतिकारी लोग। तो इन लोगों ने अंग्रेजों के सारे नियम कानून का क्रिटिसाइज किया। इन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि हम आपके कानून को अब नहीं मानेंगे, जिसमें से एक था हमारा नमक कानून भी, याद होगा आपको। नमक कानून में क्या कहता था अंग्रेज नमक कानून के थ्रू ये कहता था कि कोई भी इंडियन नमक अपने से नहीं बना सकता, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यदि नमक अपने से तुम बनाए और पकड़े गए तो कठोर से कठोर सज़ा मिलेगा। लेकिन हमारे इंडिया के कुछ बड़े बड़े नेता, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महात्मा गांधी जी का ही है। गांधी जी को लगा ना कि यार समुद्र का पानी हमारा, लोग हमारे, ज़मीन हमारा, मेहनत हमारा, तो क्यों हम नमक क्यों नहीं बना सकते हैं। तो गांधी जी ने पूरी तरीके से नमक कानून को तोड़ा और अंग्रेज़ों को एक तरीके से नीचा दिखाने का काम किया अंग्रेज़ों ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पूरे प्रोसेस में गांधी जी ने कहीं भी लाठी नहीं उठाया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। गांधी जी का हमेशा से एक चीज़ था जो बहुत अच्छा हमको लगता है, वो ये कि बिना लड़ाई के ही आज़ादी को प्राप्त करना है, और उन्होंने किया इस चीज़ को। मतलब कि उनसे हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि बिना लड़ाई लड़े भी, बिना तलवार लाठी भाला उठाए भी, गोली बंदूक चलाए भी आज़ादी प्राप्त किया जा सकता है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया था कि तो जो हमारे जो देश प्रेमी लोग थे, जो कि एकदम पूरी तरीके से मरने मिटने के लिए तैयार थे, उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहिष्कार किया, उनके बातों को नहीं माना, और अंग्रेजों को अब धीरे धीरे लगने लग गया था कि अल्टीमेटली हम लोगों का यहाँ पे निपटारा अब मतलब गुजारा अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, वो लोग गुजारा यहाँ पे क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। आप खुद सोचो कि यदि हम लोग अंग्रेजों का कोई भी बात नहीं मानते, वो कहता कि उठो तो हम बैठ जाते, वो कहता है बैठो हम उठ जाते, वो कहता है ये कानून मानो, हम सीधे बोलते कि नहीं मानेंगे, तो क्या आपको लगता है कि अंग्रेज यहाँ पे रह पाता? नहीं रह पाता। हम लोगों ने उनके बातों को माना, तभी उनको लगा कि अच्छा मेरा काम तो सब बढ़िया ही चल रहा है, हम जो बोलते हैं वो लोग तो सुन ही ले रहा है, मतलब हम राजा एक तरीके से। तो हम लोगों ने उसके बातों को माना, उन्होंने जो कहा हम लोगों ने वो किया, इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने लंबे समय तक राज किया। यदि नहीं हम लोग सुनते उनके बातों को, उनका बहिष्कार कर देते, हम लोग नेगलेक्ट कर देते कि नहीं सुनेंगे आपका बात, तो क्या इतना दिन तक वो रूल कर पाते? अस्ता पस्ता के अपने आप वो भाग जाते, है ना। उनको लगता है कि यार कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ पे कोई लोग हमसे कोई मेरा बात सुनता नहीं है,
और क्या लगता है आपको कि अंग्रेज सारा काम अपने से कर पाते? कभी नहीं। वो लोग बहुत ही सुकुमार आदमी थे, बड़ा नाजुक बॉडी था उन लोगों का। एक थप्पड़ मार दोगे ना गाल पे तो 5 उंगली उग जाएगा, इस तरीके का उनका मतलब नाजुक बड़ा होते थे वो लोग। तो अपने से वो लोग कोई काम नहीं करते थे। तो क्या लगता है आपको कि यदि हम लोग उनका बहिष्कार कर देते तो क्या वो अपने से कोई काम कर पाते? कोई काम नहीं कर पाते और अपने आप भाग जाते। ठीक है, खैर, लेकिन हम लोगों ने इसके डिमांड को मानते चले गए हम लोग और वो रूल करते चले गए। खैर आगे बढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग आज सिंपली कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, मतलब जिस कांग्रेस को हम लोग आज जानते हैं उसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, जिसका पंजा छाप है। ठीक है, डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद अ राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। सबसे बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया है हमारे भारत को आज़ादी दिलवाने में, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ध्यान रखिएगा, ये जो बीजेपी पार्टी आप देख रहे हैं, आरजेडी पार्टी हो गया हमारा, बिहार का बात करें तो चलो अपने बिहार का बात करते हैं। आरजेडी, जदयू, थोड़ा सा नेशनल लेवल का बात करें तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी जी का है, ये सब का सब आज़ादी के बाद बना है पार्टी। ध्यान रखिएगा इस बात को। हमारे इंडिया को आज़ादी दिलवाने में जो सबसे बड़ा रोल किसी पार्टी का रहा है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते थे गांधी जी। गांधी जी मतलब जो कांग्रेस पार्टी था बेसिकली, उसी से हमारे गांधी जी बिलोंग करते थे। मतलब गांधी जी बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को पसंद करते थे, वो उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। और कांग्रेस पार्टी ने ही अंग्रेज़ों के साथ ये डिमांड रखा कि भैया हम भी अब आपके साथ पार्लियामेंट में बैठेंगे और आप जो डिसीजन लेंगे उसमें सहमति हमारा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मन में रात में सपना आया कि ये कानून निकाल दो तो निकाल दिया आपने, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों के सामने क्या डिमांड रखा? ये डिमांड रखा कि आप जो डिसीजन लेंगे उसमें केवल आपका मन नहीं बल्कि हमारा भी मन होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार कानून जो बन रहा है वो हमारे लिए ही बन रहा है, तो हमारा क्या उसमें रोल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने ये चीज़ कहा। और कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा कि क्या बजट होगा, मतलब कि इंडिया के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये सब के सब हमारे अंदर में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा कंट्रोल आप ही के हाथ में होगा, ऐसा नहीं, मतलब कि हमारे हाथ में भी कुछ पावर होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कहा। आगे देखो क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने हमारे इस बात को माना भी था, मतलब कि हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिले, मतलब कि हम लोग भी कोई नियम कानून बने तो उसमें पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए हम लोगों को परमिशन भी मिला था। यानी कि एक कानून निकाला था अंग्रेजों ने, कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये कानून का नाम है, याद रखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इस कानून के तहत अंग्रेजों ने हम इंडियंस को कुछ छूट दिया था। छूट किस रूप में दिया था? कि हाँ भैया आप भी चुनाव लड़िए, जीत जाइए और पार्लियामेंट में आइए, सब मिलकर डिस्कस करेंगे अपने नियम कानूनों को। ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अकॉर्डिंग क्या था? ये था कि अंग्रेजों ने हम इंडियंस को थोड़ा बहुत परमिशन दिया था। किस चीज़ के लिए? चुनाव लड़ने के लिए। जितने मतलब चुनाव जीतेंगे तो ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट में बैठेंगे और अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या कर पाएंगे? कानून में, मतलब जो कानून बनेगा उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बट द ब्रिटिश did not allow all adults to vote nor could people participate in decision making। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने थोड़ा सा चालाकी और चला। मतलब कि हम लोगों ने अंग्रेजों से क्या कहा? हमने ये कहा कि भैया हमको भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा दीजिए, मतलब कि आप जो डिसीजन लेंगे उसमें हमारा भी रोल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कानून बनाया उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बनाया। उसके तहत हम लोगों को थोड़ा बहुत परमिशन मिला कि हाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे तो पार्लियामेंट में बैठेंगे और अंग्रेजों के सामने बैठ के हम लोग कानून डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि अंग्रेज मान गए होंगे इतने आसानी से? परमिशन तो हम लोगों ने दिया, हम लोगों ने ये किया भी, लेकिन सारे नौजवानों को वोटिंग राइट नहीं दिया, कुछ कुछ को ही दिया। जैसे यहाँ पे समझो क्या लिखा हुआ, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ ऑल एडल्ट्स टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोगों को वोटिंग राइट तो मिला लेकिन हर नौजवान को वोटिंग राइट नहीं मिला, मतलब कि कुछ कुछ कोई वोटिंग राइट मिला। क्योंकि देखो यदि हर किसी को वोटिंग राइट मिल जाता, समझना ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, यदि इंडिया में उस समय पर जितने भी नौजवान लोग थे यदि सबको वोट देने का अधिकार मिल जाता तो क्या लगता है आपको कि हर इंडिया के हर जगह से हमारे लोग नहीं जीतते? बिल्कुल जीत जाते। इस तरीके से तो पूरा पार्लियामेंट इंडिया के लोगों से भर जाता। क्या अंग्रेज वहाँ पर आपको दिखते हैं कि भाई? नहीं दिखते। इसीलिए उनको लगा कि यार यदि हम सारे लोगों को वोटिंग राइट दे देंगे ना तो ये लोग अपने लीडर को चुनेगा, जिताएगा और पार्लियामेंट में भेजेगा, जहाँ पे संख्या उसका ज़्यादा हो जाएगा, हमारा संख्या
कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, सारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं दो, कुछ कुछ लोगों को वोटिंग राइट दो, मतलब कि जो अपर कास्ट ये सब थे ना, उनको वोटिंग राइट उस समय पे मिला था। बात समझ आ रही है। और वोटिंग राइट केवल अपर कास्ट को देने का मकसद अंग्रेजों का केवल यही था कि ज़्यादा इनके लोग नहीं जीत पाए, और पार्लियामेंट में हमारा लोग ज़्यादा होगा तो हमारा बात ज़्यादा चलेगा, ठीक ना, वही बात यहाँ पे था। आगे, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज ग्रांटेड, दैट इज ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। लेकिन जो भी आज़ादी का प्रोसेस रहा, कैसे आज़ादी मिला तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल आप ये समझिए कि जब तक अंग्रेज था तब तक हम लोगों को वोटिंग राइट पूरी तरीके से नहीं मिला था, यानी कि वोट देने का अधिकार हम लोगों को नहीं मिला था पूरी तरीके से। वोटिंग राइट था हमारे पास, लेकिन सबको नहीं था, महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं था, सारे पुरुष को भी नहीं था, कुछ कुछ चुनिंदा पुरुष को ही था, जैसे अपर कास्ट के लोगों को ज़्यादा वोटिंग राइट था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ एक बार 15 अगस्त 1947 को, और हमारे कंट्री जब आज़ाद हो गया हमारा कंट्री, और हमारे कंट्री में जब एक नया संविधान बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें साफ साफ ये लिखा गया कि भारत का कोई भी लड़का लड़की, यानी कि मेल फीमेल, जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर का है, वो वोट दे सकता है। तो पहले के इंडिया में और आज़ाद वाले इंडिया में बहुत फ़र्क था। पहले के इंडिया में हम लोगों को वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोगों को वोटिंग राइट दिया गया, मिला हम लोगों को। तो ये चीज़ था हमारा सबसे पहला वाला टॉपिक। अगला हमारा इसी में हम लोग पढ़ेंगे, छोटा ऐसा टॉपिक है, 3-4 पॉइंट है बस। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान रखिएगा, यदि आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो लीडर या फिर रिप्रेजेंटेटिव, समझ जाइएगा इसका मतलब है कि वो लोग जिसको हम लोग वोट देकर जिता दिए हैं और वो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, कानून बना रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव बोले या फिर लीडर बोले, इसका मतलब हमारा लीडर का ही बात हो रहा है। तो पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव में क्या है, जरा इसके बारे में भी देखा जाए। पीपल वुड elect their representatives to the parliament, then one group among these elected representatives forms the government। यानी कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, चुनने का मतलब वोट देते हैं, अपने लीडर को हम लोग वोट देते हैं, वो जीत जाता है तो पार्लियामेंट में जाके बैठता है, और बहुत सारे लीडर फिर मतलब बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबर मिल के कानून बनाते हैं, और फिर वो कानून पूरे देश में लागू हो जाता है ना। इसी तरीके से हमारा कानून प्रक्रिया चलता रहता है। The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government। यानी कि एक पार्लियामेंट के मेंबर तो हमारे इंडिया में है नहीं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी क्या एक ही है? नहीं, 545 है। तो यही 545 मेंबर डिसाइड करते हैं, लोकसभा का हम बात कर रहे हैं, यानी कि लोकसभा में कितना मेंबर? 545 मेंबर। यही 545 मेंबर डिसाइड करते हैं कि हमारे कंट्री में क्या होना है और क्या नहीं होना है। मतलब कि इन्हीं के हाथ में हमारा इंडिया का भविष्य है। क्यों भविष्य भाई? क्योंकि हमारा क्या, ये रिप्रेजेंटेटिव है। समझ रहे बात को? मतलब कि एक एमपी यदि पार्लियामेंट में कुछ बोल रहा होता है तो वो अकेला नहीं बोल रहा होता है, उसके पीछे 12-13 लाख जो लोग होते हैं जिन्होंने उनको वोट देकर जिताया है, वो बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारे कंट्री को डेवलप करने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। आगे, in this sense people through their chosen representatives form the government and also control it। तो हम लोग जिसको चुन के जिताते हैं, जो जीतता है वही गवर्नमेंट बनाता है, सरकार में आता है, और वही हमारे कंट्री को कंट्रोल भी करता है ना। हमारे कंट्री में क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या बनना है, क्या बिगड़ना है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में एमपी कह देते हैं, ये आम आदमी नहीं होता है। अब जरा सोचो, 545 एमपी के हाथ में हमारे कंट्री का भविष्य है, तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। आगे, अच्छा यहीं पे हमारे टॉपिक खत्म हो गया। तो पहला वाला क्या टॉपिक आपको समझ में आया? पहला वाला टॉपिक था हमारा व्हाई शुड पीपल डिसाइड। ये इसमें हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इसी के अंदर, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहाँ पे कौन? वही एमपी का बात हो रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बात हो रहा है। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या रोल है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का क्या काम है, ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कानून ये सब बनता है, ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।